हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग सूट के एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप पूरा सीपीसी इस वजह से ही पढ़ रहे हो कि आप सूट का प्रोसीजर जान सको। तो उस चीज़ का एसेंशियल जानना, तो एलिमेंट्स जानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे पहले ये जानो सूट क्या होता है। सूट ये होता है बेसिकली आपका किसी तरीके का जो है राइट वायलेट होता है, तो आप कोर्ट में जाते हैं अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए। तो जो प्रोसीडिंग उस दौरान कोर्ट में चलती है उसे हम लोग सूट बोलते हैं। ये है एक लेमैन के लैंग्वेज में, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बोलूं, वैसे तो सीपीसी में कहीं पे भी नहीं डिफाइंड, लेकिन सूट हम मानते हैं तब से चालू हो जाता है जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल कर देता है। प्लेंटिफ प्लेंट में ये लिखता है कि उसकी कौन सा राइट वायलेट हुआ है, क्या रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, ये सारी चीजें मेंशन रहती है। और सूट खत्म कब होता है? सूट खत्म तब हो जाता है जब डिक्री अनाउंस कर देती है कोर्ट। और सूट फाइल किस लिए किया जाता है? ऑब्वियसली सिविल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। अब सिविल राइट हमारा इंडिविजुअल भी वायलेट कर सकता है या फिर स्टेट भी। अब स्टेट कब वायलेट करता है? देखो, स्टेट दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सॉवरीन और नॉन सॉवरीन। सॉवरीन यानी कि डिफेंस वाले ऐसे कुछ फंक्शंस, और नॉन सॉवरीन रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो अगर नॉन सॉवरीन फंक्शन की वजह से आपका किसी तरीके का लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप स्टेट के अगेंस्ट भी सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो अब इसके एसेंशियल्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेंशियल है कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है? कॉज ऑफ एक्शन ये होता है कि आपका किसी तरीके का लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपको लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो, ये कहा जाता है, एक मैक्सिम है, ओबी जस ईबी रेमेडियम। जहां पे राइट है वहां पे रेमेडी भी है। तो एक इलस्ट्रेशन देकर समझाती हूँ। बेसिकली टॉर्ट का केस था। एक पर्सन था और वो वोट देने के लिए जा रहा था। पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। भले से वो जिस पार्टी को वोट करने जा रहा था वही पार्टी जीत गई, लेकिन वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल करता है। किस बात के लिए फाइल करता है? वो कहता है मेरे पास वोट करने का लीगल राइट था, पुलिस वाले ने मुझे रोका, मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो यहाँ पे जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या उस पार्टी को नुकसान हुआ, नहीं, उस पार्टी का लीगल राइट था और वो लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। बाकी कोई और फैक्टर से मतलब ही नहीं है कि मतलब उस पार्टी का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। और जब प्लेंट फाइल करते हैं ना प्लेंटिफ, उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन भी लिखा होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकली ही कोई चीज हो, जैसे प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपरेटरी भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। जैसे आईपीआर से रिलेटेड राइट से पर्सनल हो गए, प्रॉपरेटरी मान लो प्रॉपर्टी। जैसे मान लो जो है क्लेम कर रहे हैं पार्टीज आपस में, लोग के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है, ओनरशिप को लेकर लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर हो क्या है? प्रॉपर्टी, लैंड, ठीक है। तीसरा एसेंशियल है मैटर इन इशू। आप प्लीज कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर, मैटर इन इशू। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना और कभी मत कंफ्यूज होना। लगता है ऐसे कि टर्म्स जो है मिल रहे हैं, बट ये सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप इजीली पकड़ पाओगे। अगर नहीं समझ आता तो प्लीज मुझे बताना। देखो, मैटर इन इशू क्या होता है? एक सूट होता है ना, उसमें एक से ज्यादा मैटर इन इशू हो सकता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक फादर है और एक सन है, और उसमें एक आउटसाइडर है। तीन पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब क्या है, जो फादर है वो तो है नहीं, ठीक है। अब क्या है, एक आउटसाइडर जो है वो ये कह रहा है कि जो फादर की प्रॉपर्टी है मेरी है। वो ऐसा इस वजह से कह रहा है कि जो तुम्हारे पापा है, सन से कह रहा है तुम्हारे जो पापा है उन्होंने मेरे फेवर में जो है एक विल एग्जीक्यूट कर रखा है। अब वहीं पे बेटा बोलता है, सन बोलता है कि मैं जो हूं अपने पापा का लीगल हायर हूं, तो ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। तब देखो, कॉज ऑफ एक्शन एक ही है। प्रॉपर्टी को लेके जो है वो कॉज ऑफ एक्शन एक ही है कि मतलब प्रॉपर्टी पे राइट था इनका और प्रॉपर्टी पे जो राइट है वायलेट हो रहा है। लेकिन मैटर इन इश्यू यहाँ पे दो दो है। जो आउटसाइडर है उसके लिए मैटर इन इश्यू क्या है? वैलिड विल। अगर वैलिड विल प्रूव हो गई तब तो सब चीज उसके फेवर में, प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, कॉज ऑफ एक्शन ही प्रूव हो जाएगा। और सन के लिए मैटर इन इश्यू क्या है? लीगल हायर। बस वो ये प्रूव कर दे कि मैं लीगल हायर हूं, तो यहां पे क्या होगा? प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। तो अब समझ आ गया मैटर इन इश्यू क्या है। तो अलग अलग पार्टीज के लिए मैटर इन इश्यू अलग अलग हो सकता है।
मैटर इन इशू को हम लोग वो इशू कहते हैं ना कि अगर मान लो ये प्रूव हो गया तब तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन भी प्रूव हो जाएगा, मतलब उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, सब चीज़ें यहीं पे ख़त्म, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अगर मान लो इन दोनों में से कोई सा प्रूफ कर दे, ठीक है, वो प्रूफ कर दे कि ये वैलिड विल है, बस खत्म कहानी, ओनरशिप मिल जाएगी उस आउटसाइडर को, राइट। अब अगला एसेंशियल है टाइटल। टाइटल मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में आप जो है उस सूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी इसका एक एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो उसके पापा जो थे किसी मठ की जो प्रॉपर्टी थी, उस मठ में एक महंत थे, तो मठ की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करता है, कहता है कि जो है मैं जो इस मठ है उनके महंत का बेटा हूँ। इस कैपेसिटी में कोर्ट में केस फाइल करता है, कोर्ट मना कर देती है। अब क्या होता है, दोबारा से वो कोर्ट में जाता है और इस बार वो क्या कहता है कि ये जो मठ है मैं उसका मैनेजर हूँ, मठ की प्रॉपर्टी का मैनेजर हूँ। अब उस कैपेसिटी से सूट फाइल करता है। तो देखो इंसान एक है लेकिन इसने दोनों बार क्या किया है, अलग अलग कैपेसिटी से किया है। एक बार तो महंत के बेटे की कैपेसिटी से, दूसरी बार मठ की प्रॉपर्टी के मैनेजर की कैपेसिटी से। ये मैंने इलस्ट्रेशन वैसे आपको रेस जुडिकेटा का दिया था क्योंकि टाइटल जो है रेस जुडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल जानना ज़रूरी क्यों होता है? टाइटल इस वजह से जानना ज़रूरी होता है ना कि मतलब पार्टीज जो है दोबारा, मतलब अगर मान लो डिसीजन आता है तो एक पार्टी तो ना खुश होगी, हमेशा यही होता है, एक पार्टी खुश होती है दूसरी पार्टी ना खुश होती है। ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टी ना खुश हो, तो जो पार्टी ना खुश होती है कोशिश करेगी कि दूसरी पार्टी को फंसाए, दोबारा से केस फाइल करे। तो ऐसे सिचुएशन में टाइटल बहुत काम आता है कि रेस जुडिकेटा के टाइम जो कोर्ट है बार कर सकती है दोबारा से सूट फाइल करने के लिए। रेस जुडिकेटा के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, देखना है तो देख सकते हो, वरना अगर सिर्फ एलिमेंट ऑफ सिविल सूट पढ़ना है तो मत देखो, कोई बात नहीं। अब आते हैं अगले एसेंशियल पे। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है और सबसे ट्रिकी पार्ट है, सबसे ध्यान लगाने वाला पार्ट है। सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। पार्टीज टू द सूट। अब पार्टीज टू द सूट आप यही समझ लोगे कि प्लेंटिव डिफेंडेंट है, उसके अंदर मैं क्या बताऊंगी। देखो वैसे हम लोग प्लेंटिव डिफेंडेंट भी बोलते हैं, उसके बाद हम लोग पिटिशनर रिस्पोंडेंट बोलते हैं। फैमिली लॉ के केसेस में हम लोग पिटिशनर और रिस्पोंडेंट बोलते हैं, एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट भी बोलते हैं। तो अब पार्टीज टू द सूट में इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? देखो इसके अंदर ना हमें ऑर्डर 1 पढ़ना पड़ेगा, जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नेसेसरी पार्टीज, प्रॉपर पार्टीज, मैं सब बताऊंगी, नाम से मत घबराना, ठीक है। देखो नॉर्मली जब सूट फाइल होता है तो एक अकेला इंसान भी फाइल कर सकता है। मान लो मेरे पास वोट करने का राइट था, मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया उसका मुझे वोट करने नहीं दिया, तो क्या हुआ कि मैं भी कोर्ट में अकेले जाके सूट फाइल कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है ना जहाँ पे एक साथ बहुत से लोगों का इंटरेस्ट जो है मतलब हैम्पर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि बैंक निकली है, ठीक है, वो कह रही है कि अगर आप इतना पैसा जमा करेंगे, सपोज कह देती है आप 10 लाख रुपए जमा करो और आपको जो है 2 साल में 1 करोड़ करके दे देंगे, ठीक है उसके बाद क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग पैसा जमा कर देते हैं, 2 साल हो गए, वो आदमी मिलता ही नहीं है, ठीक है। जो मतलब बैंक आई थी, जो बैंक के बिहाफ से जो एम्प्लॉय आया था वो मिलता ही नहीं, ना बैंक मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, सब अधा पता जा चुका है। तो अब ऐसे में क्या हुआ है, ऐसे में बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, कई कई घरों से लोगों ने पैसे दिए, है ना। तो अब क्या हुआ, इन सबका जो है क्या हुआ, राइट वायलेट हुआ, सबका लीगल राइट वायलेट हुआ। तो अब क्या होगा, ये जो है सारे के सारे इकट्ठे जो है एक साथ सूट फाइल कर सकते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। अब इससे आइडिया लग गया होगा कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या है। जॉइंडर ऑफ पार्टीज मतलब जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहे हैं या फिर 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट सूट को डिफेंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ बता दिया है और रूल 1 में, ऑर्डर 1 में ये मेंशन्ड है। आप प्लीज़ अगर आपके पास टाइम मिले ना तो आप कोशिश करना कि आप उसे पढ़ लो, ठीक है। तो आपको कैसे ही रेंडमली सा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन पार्टीज को पता कैसे चलेगा कि क्या वो लोग साथ में सूट फाइल करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं? तो इसके बारे में हमारा ऑर्डर 1 रूल 1 बताता है 2 कंडीशंस इसके लिए, और दोनों ही सेटिस्फाई होने ज़रूरी है। पहला ये है कि अगर मान लो, अच्छा मैं अभी स्पेसिफिकली जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर मान लो ये जो पार्टीज है अलग अलग सूट फाइल करते और जो इनके केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट उठता वो सेम रहता सारे पार्टीज के केस में, ठीक है।
पहला कंडीशन ये। और दूसरा कंडीशन जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी ये है कि जो पार्टीज रिलीफ क्लेम कर रही हैं वो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा हो। जितनी भी पार्टी रिलीफ क्लेम कर रही है ना कोर्ट में, वो सारे के सारे एक ही एक्ट या ट्रांजैक्शन से अराइज होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने ज़रूरी है। अभी डरो मत, कंडीशन सुन के अभी इलस्ट्रेशन बताती हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। ए क्या होता है, जॉइंट अग्रीमेंट करता है। ठीक है, मतलब एक ही कागज बनता है अग्रीमेंट का। ठीक है, उसमें वो क्या करता है, बी और सी के साथ जो है अग्रीमेंट करता है, कहता है कि जो मैं हूँ तुम्हें 100 टिन्स ऑफ ऑयल दूंगा। ठीक है, तेल देने की बात करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ए जो है देने से मना कर देता है। अब बी और सी के लीगल राइट का वायलेशन हुआ। अब उनके पास राइट है कि डैमेजेस रिकवर करे ए से। अब देखो, क्या वो लोग साथ में सूट फाइल कर सकते हैं बी और सी? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, दोनों कंडीशंस को मैच करते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जो दो मतलब सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्टराइज होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, जो कि है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। दूसरा, ट्रांजेक्शन भी सेम है। एक ही अग्रीमेंट बना था जिसके थ्रू उसने बी और सी के साथ तेल बेचने का अग्रीमेंट किया था। राइट, यहाँ पे जो बी और सी है साथ में सूट फाइल कर सकते हैं। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स यहाँ पे अलाउड है। अब मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देती हूँ। मान लो ए क्या करता है, एक ही दिन, ठीक है, एक ही टाइम पे क्या करता है, बी के साथ अग्रीमेंट करता है और सी के साथ अग्रीमेंट करता है। ठीक है, 100 बैग्स ऑफ राइस बेचने के लिए। ठीक है, बी के साथ भी सेम अग्रीमेंट करता है सेम टाइम पे, लेकिन दोनों का अग्रीमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे, सेम जगह पे, सेम टाइम सेम प्लेस, और जो है सेम कंडीशंस पे। ठीक है, कि 100 बैग्स ऑफ राइस दूंगा बी और सी को। अब क्या होता है, ए मना कर देता है। तब यहाँ पे बी और सी क्या साथ में सूट फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फाइल कर सकते। क्यों नहीं फाइल कर सकते? देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्टराइज होना चाहिए। तो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, तो ये तो सेम है दोनों में, लेकिन सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। तो क्या सेम ट्रांजैक्शन के थ्रू आता? नहीं, दोनों का अलग अलग अग्रीमेंट बना था। बी के साथ अलग अग्रीमेंट, सी के साथ अलग अग्रीमेंट। अब एक केस लॉ के साथ समझाती हूँ। मेरे हिसाब से जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ अब तो समझ आ रहा होगा। तो केस का नाम है यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। इस केस में क्या होता है कि ए जो रहता है बुक पब्लिश करता है, उसका जो टाइटल रहता है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज पब्लिकेशन। अब सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को बिलोंग करती होगी ये बुक, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। तो दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, साथ में मिलकर जो है सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ क्लियर। अब बात करते हैं जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। ये ऑर्डर 1 रूल 3 में मेंशन्ड है। अब इसमें भी ना जो कंडीशंस जैसे प्लेंटिफ में था ना, डिफेंडेंट के साथ भी सेम ही है कि क्या एक से ज़्यादा लोग साथ मिलकर किसी सूट को डिफेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या कोई कंडीशन है? हाँ, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सेम वही कंडीशन है जो कि प्लेंटिफ के साथ है। पहला कंडीशन ये है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर जितने भी डिफेंडेंट हैं, मान लो जितने भी पार्टीज हैं, उन सबके अगेंस्ट अलग अलग सूट फाइल किया जाता, तो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता। और जो इनके अगेंस्ट रेमेडी क्लेम किया जा रहा है या रिलीफ क्लेम किया जा रहा है, मैं रिकमेंड करूंगी आप रिलीफ वर्ड का यूज करना। मैं आपको समझाने के लिए रेमेडी वर्ड का यूज करती हूँ, बट यू पीपल यूज द वर्ड रिलीफ। ठीक है, इनके अगेंस्ट जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है वो सेम एक्ट या फिर ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा हो। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब मान लो एक कोई केस फाइल हुआ तो उसमें इतने सारे डिफेंडेंट्स हैं, मान लो 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे डिफेंडेंट से ही आपको रिलीफ क्लेम करना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट का केस, ऐसे बहुत से केसेस हैं। ठीक है, क्या होता है प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, अभी बता दूंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है, मैं इलस्ट्रेशन देती हूँ, ऊपर वाले इलस्ट्रेशन से मैच करेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक पर्सन रहता है, ठीक है, उसका कोई जो है एक शुगर मिल रहता है। अब उसे ना शुगर केन चाहिए होता है, तो अलग अलग जो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, ए बी सी डी, 4 लोगों से वो क्या करता है, अग्रीमेंट करता है। अब उनमें से जो है कोई भी उसे शुगर केन देता नहीं है, अलग अलग अग्रीमेंट करता है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। ठीक है, अब उसे कोई भी जो है शुगर केन नहीं देता है। तब जब उसे सूट फाइल करना है, तो ऐसा नहीं है कि ए बी और सी डी के साथ मतलब एक ही साथ केस फाइल करते हैं उन लोग,
के अगेंस्ट अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों अलग अलग करना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। ठीक है, जैसे सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन नहीं है। आई होप आपको ये जॉइंडर समझ आ गया होगा प्लेंटिव और डिफेंडेंट का, लेकिन फिर भी कोई डाउट है ना, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स टू मेक दिस थिंग क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ आई एम लैकिंग समवेयर डू लेट मी नो। ऑल माई एफर्ट्स आर जस्ट एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पार्टीज के कंसेप्ट से रिलेटेड एक रिप्रेजेंटेटिव सूट भी है जो कि रूल 8 में दे रखा है। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टीज, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सेम इंटरेस्ट रहता है किसी केस में। तो क्या होता है, सब केस नहीं फाइल करते, ऐसा नहीं करते सब अलग अलग चले जाए, है ना। एक तो देखो पैसा भी लगेगा हर पार्टी का, कोर्ट का भी टाइम लगेगा। तो क्या होता है, कोई एक इंसान जो है सूट को प्रेजेंट करता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है सिर्फ केस फाइल करने में ही लागू नहीं होता, केस को डिफेंड करने में भी ये चीज़ अप्लीकेबल है। मतलब बहुत सारे, कोई एक सूट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफेंडेंट है, ठीक है, बहुत सारे पार्टीज के अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो है उन लोगों को डिफेंड कर सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, नाम से क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब आप जॉइंडर से मत कंफ्यूज करना, ठीक है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज। क्यों? क्योंकि देखो जॉइंडर ऑफ पार्टीज में ना 2 एसेंशियल कंडीशन थी, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे बस इतना है कि पार्टीज का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको इसका एसेंशियल बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, इन सब के ऊपर ना हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स ऑफ सूट के बारे में फोकस्ड है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में न्यूमरस पार्टीज रहते हैं। न्यूमरस मतलब क्या होता है, वो तो हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टीज का सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खुद से करो, नहीं, कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। अगला चीज़ ये है कि नोटिस देना पड़ेगा, जिस भी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, उस पार्टी के पास जो है नोटिस होनी चाहिए। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केस लॉ का एग्जांपल देती हूँ, टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गणपति। इसमें क्या होता है कि जो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है ना, वो एप्लीकेंट्स को अलॉट करने की बात करी गई थी, ठीक है। एक हाउसिंग बोर्ड रहती है, वो कहता है कि मतलब जो है हम तुम्हें एक इस प्राइस पे जो है हम तुम्हें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स दे देंगे। मतलब इन लोगों में आपस में बैठ के बातचीत हुई होगी, तो जो पैसा था इन लोगों ने, हाउसिंग बोर्ड ने कम कर दिया था, क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर क्या होता है, अब जब घर देने की बारी आई तो जो हाउसिंग बोर्ड है ज़्यादा पैसा मांगने लग गए। अब क्या होता है, अब उसमें से क्या होता है, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करते हैं। अब सब तो नहीं जाते क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो पहली बात, जो पार्टी जो रहती है, डिफेंस वाले लोग ये कहते हैं कि जितने भी अप्लीकेंट्स थे उनको हमने सेपरेट डिमांड नोटिस दिया था, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं फाइल किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को जो है हटा दिया और ये कहा कि पार्टीज का इसमें इंटरेस्ट सेम था, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट इस सिचुएशन में अलाउड था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव सूट भी क्लियर है, नहीं है तो प्लीज़ बता देना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। मैंने पता है पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में आपसे बोला होगा, पर मैं ना बता नहीं पाती थी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो जाती थी, तो ये पार्टी से रिलेटेड भी है और मौका भी मिल गया बताने का। तो नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी क्या होते हैं? देखो, ये लोग या तो ऑब्वियसली या तो प्लेंटिव के साइड होंगे या डिफेंडेंट के साइड होंगे, लेकिन तो हमने इनका नाम नेसेसरी पार्टी क्यों रखा है? नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी क्यों एड्रेस करते हैं? ऐसा इस वजह से क्योंकि ये लोग डायरेक्टली केस नहीं फाइल करते, या फिर डायरेक्टली इनके अगेंस्ट किसी तरीके की रेमेडी नहीं मांगी जाती, जैसे कि डिफेंडेंट से मांगी जाती है, लेकिन इन पार्टीज के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं मांगा जाता किसी तरीके की रेमेडी, या फिर ये लोग डायरेक्टली केस नहीं फाइल करते, लेकिन कहीं ना कहीं इन पार्टीज का भी इंटरेस्ट रहता है, इस वजह से इन लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सूट में। तो नेसेसरी पार्टी क्या होता है? दोनों अलग अलग है, ठीक है। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है कि जिनका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है, अगर वो पार्टी, केस चल रहा है, मान लो सूट चल रहा है आपका, और वो पार्टी आई ही नहीं, तो कोर्ट किसी तरीके का ऑर्डर ही नहीं पास कर सकती, इतना इम्पोर्टेंट पार्टी वो होती है। सूट में इम्पोर्टेंट कौन होगा? वही इम्पोर्टेंट होगा या तो भाई जिससे तुम्हें रिलीफ चाहिए, मतलब जो दाता होगा, जो तुम्हें पैसे देगा, है ना, या फिर जिसका किसी तरीके का इंटरेस्ट होगा, भाई जिसके पैसे फंसे हुए हैं,
मतलब मैंने जैसे पैसे का एग्जांपल ले लिया, सिविल सूट में तो मतलब मोस्टली एरिया था, या जो भी उसका किसी तरीके का इंटरेस्ट है, तो अगर वो पार्टी ही नहीं प्रेजेंट होगी तो भाई उसके बिना ऑर्डर ही नहीं पास किया जा सकता, राइट। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। क्या होता है, एक पब्लिक ऑक्शन होता है, पब्लिक ऑक्शन होता है, ठीक। अब वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी को लेके होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पर्सन रहता है ए, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, लेकिन अब क्या हो जाता है कि एक डिक्लेरेशन होता है कि इस जो है पब्लिक ऑक्शन को सेट असाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो परचेजर होगा उस प्रॉपर्टी का पब्लिक ऑक्शन में, जो ए हमारा आदमी था, गया था प्रॉपर्टी खरीदने, वो यहाँ पे क्या होगा, नेसेसरी पार्टी होगा। भले से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे हो तो कहीं पे उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, बात बस इस चीज़ की हो रही है कि जो पब्लिक ऑक्शन है उसे सेट असाइड करने की बात करी जा रही है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्या कहीं उसका, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ए को बुलाओ, ए से प्रॉपर्टी लो, कुछ कहा जा रहा है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अगर पब्लिक ऑक्शन सेट असाइड हो जाएगा तो ए से तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी ना। तो ए यहाँ पे क्या है, नेसेसरी पार्टी, बिना ए के किसी तरीके का जो है जजमेंट नहीं पास कर सकती, किसी तरह की डिक्री नहीं पास होगी। अब अगला है प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी की भी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेसेसरी पार्टी जितनी नहीं, ठीक है। जैसे इससे बस ये होगा कि जो कोर्ट है मैटर को ज़्यादा इफेक्टिवली और कंप्लीटली एडजुडिकेट कर पाएगी, ठीक है। इसके एब्सेंस में भी एक इफेक्टिव ऑर्डर पास किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। गवर्नमेंट जो है एक लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग में, क्योंकि किसी लोकल अथॉरिटी के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रही है उसके बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है, देखा जाए तो प्रॉपर्टी उसी के लिए ली जा रही है, डायरेक्टली तो सूट में इन्वॉल्व नहीं है ना, लेकिन वो यहाँ पे प्रॉपर पार्टी मानी जाएगी। क्यों प्रॉपर पार्टी क्यों मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट है ना, कोर्ट जो है ज़्यादा इफेक्टिवली और कंप्लीटली जो है डिक्री पास कर पाएगी। नेसेसरी पार्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोकल अथॉरिटी का किसी तरीके का राइट वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी अच्छे से बताने की। देखो सीपीसी ना डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे जो सीपीसी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगी ना, मुझे इसका थोड़ा लैंग्वेज का लगता है कि लैंग्वेज मेक्स इट टफ, है ना। वहाँ पे आपको थोड़ा इशू हो सकता है, थोड़ा लेंदी है और एक इसका थोड़ा लैंग्वेज है, अदरवाइज द कंसेप्ट्स आर वेरी इजी। अब पार्टीज से रिलेटेड लास्ट एस्पेक्ट देखते हैं, नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर। नॉन जॉइंडर बस ये कहते हैं कि मान लो जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज हैं वो लोग ज्वाइन नहीं करते, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन जॉइंडर। नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नहीं आई तो क्या हो गया, नॉन जॉइंडर। अब इस ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ सूट को डिसमिस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है तो जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन रेस कर दो। इश्यूज के सेटल होने से पहले रेस करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ऐसा माना जाएगा कि आपने उस राइट को वेव कर दिया है, ठीक है। एक और बात, आप किसी भी पर्सन को प्लेंटिफ की तरह नहीं जोड़ सकते बिना उसके कंसेंट के। मैं आपको यहीं पे प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के बारे में बताऊंगी। मतलब आप अगर प्लेंटिफ की तरह नहीं जोड़ सकते तो क्या आप उसे डिफेंडेंट की तरह जोड़ सकते हो, हाँ डिफेंडेंट की तरह जोड़ा जा सकता है। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा ना कि प्लेंटिफ की तरह क्यों जोड़ रहे, डिफेंडेंट की तरह क्यों जोड़ रहे। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। एक घर है, ठीक है, वो किसका है, ए का घर है, बी को किराए पे दे रखा है ए ने। अब सी क्या कहता है, बी को हटाने लग जाता है। अब बी क्या करता है, सी के अगेंस्ट केस फाइल करता है। तो अब कायदे से जो ओनर है, मतलब उस घर का ए है, तो ए को भी सूट में इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। तो सूट को वैसे पहले तो जाके कहेगा बी, जो टेनेंट है मतलब जो किराएदार है, कहेगा कि आओ मेरे साथ जो है सूट को मतलब केस जो है फाइल करो, सूट इंस्टीट्यूट करो। मना कर देता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब भाई जो ओनर है वो तो प्रॉपर पार्टी है, उसके बिना कोर्ट तो डिक्री भी नहीं पास कर सकती, ये तो नॉन जॉइंडर हो जाएगा, पार्टी का प्रेजेंट होना भी तो जरूरी है ना। तो ठीक है, कोर्ट क्या कहेगी, ठीक है प्लेंटिफ की तरह नहीं जोड़ रहे ना, हम तुम्हें एज अ डिफेंडेंट जोड़ दे रहे हैं, और तुम वो डिफेंडेंट हो जिससे प्लेंटिफ किसी तरीके का रिलीफ नहीं मांग रहा है। नॉर्मली डिफेंडेंट से रिलीफ क्लेम किया जाता है ना, रेमेडी मांगी जाती है ना, लेकिन तुम वो डिफेंडेंट हो जिससे प्लेंटिफ किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मांग रही, यानी कि यहाँ पे जो बी है ओनर से ए से किसी तरीके का रिलीफ नहीं मान रहा, बस क्योंकि ओनर को प्रेजेंट रखना है सूट में, कोर्ट ने उसे डिफेंडेंट की जगह डाल दिया है।
इसे बोलते हैं हम लोग प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। यहाँ पे ओनर क्या हो गया, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। लेकिन अगर मान लो ए जो है अपनी पोजीशन बदलना चाहे, प्लेंटिफ बनना चाहे तो बन सकता है, हाँ बन सकता है, उसका अपना अलग प्रोसीजर है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत डिटेल में है, बाद में अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना, डोंट गेट वरीड अबाउट दिस। अभी हम लोग रिस्ट्रिक्टेड है किसके बारे में, एसेंशियल्स ऑफ सूट्स। अब अगला है मिस जॉइंडर। मिस जॉइंडर जैसे अभी मिस जॉइंडर कब होता है, मान लो कोई पार्टी है, वो ना तो नेसेसरी पार्टी भी नहीं है और ना प्रॉपर पार्टी है, फिर भी वो सूट में पार्टी बनी हुई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिस जॉइंडर। या फिर मान लो अभी मैंने आपको जस्ट जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ के बारे, जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ाया था, उसकी जो 2 कंडीशंस थी, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं होती और जो पार्टीज हैं वो साथ में मिलके केस फाइल कर देते हैं या फिर केस को डिफेंड कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें मिस जॉइंटर कहा जाएगा। तो मतलब अगर आप रूल 1 का वायलेशन कर रहे हो या रूल 3 का, या फिर आप प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, मिस जॉइंटर। ठीक है, अब आखिरी एसेंशियल, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए पूरा कि मतलब लॉ ही पढ़ा जा रहा है, दैट इज रिलीफ क्लेम्ड। ठीक है, जब भी प्लेंट फाइल किया जाता है, लास्ट पैराग्राफ में प्रेयर लिखा जाता है, उस प्रेयर में साफ साफ मेंशन किया जाता है कि हम कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहे हैं। ठीक है, प्लेंटिफ लिखेगी कि मुझे कोर्ट से रिलीफ चाहिए, मान लो कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो पूरा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखेगी, मान लो कोई पैसा चाहिए, उधार पे कोई पैसा है, उसे पता है इतना पैसा उसका किसी पर्सन के पास उधार है, तो अमाउंट मेंशन करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगी, साफ साफ सब मेंशन करेगी कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। ठीक है, अब आपने सिविल सूट में रिलीफ के बारे में सुना होगा, जैसे क्या होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आई होप यू नो दिस, है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं पता तो बता दो, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन। सिविल सूट में बहुत सारे रिलीफ प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस दिए जाते हैं, इंजंक्शन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो हरे कृष्णा, if there's any doubt do mention the comment box, I'll try my best to help you.